गाँव के गान में महान जिंद किनारा हो। समय सार परमागम का सम्मर अधिकार गाथा नंबर 181, 82 और 83 की टीका चल रही है, जिसमें एक पंक्ति अधिक महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती, क्योंकि उनमें प्रदेश भेद है। जिनमें प्रदेश भेद, ये पंक्ति है ना संस्कृत में। वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की है ही नहीं, तब उनमें परस्पर आधार आधेय संबंध भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप ही आधार आधेय संबंध होता है। इसमें कर्म और नो कर्म के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। भाव कर्म के साथ उनके साथ जो प्रदेश भेद की बात कही गई है, वो भिन्नता के लिए की गई है। अध्यात्म का जो दृष्टिकोण है वो बहुत अत्यंत स्पष्ट इस रूप में है कि ये राग द्वेष मोह हमें त्यागने हैं कि नहीं त्यागने हैं। यदि हमें इन्हें छोड़ना है और इनके नाश से हमारे आत्मा का नाश तो नहीं हो जाएगा। यदि किसी भी दृष्टि से हमारे चित्त में ये बात नहीं रही कि इनसे मैं अभेद हूँ और इनके नाश से हमारा भी नाश हो जाएगा, तो कितनी ही बुरी स्थिति क्यों न हो, हम आत्मनाश कोई नहीं करना चाहता। इसलिए जब तक इनको ये नहीं बताया जाएगा कि राग बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और आत्मा पूरा का पूरा अखंड सुरक्षित रहेगा, तब तक ये राग को त्यागने की बात नहीं सोच सकते। और जब जिन चीज़ों का प्रदेश एक होता है, जैसे राजस्थान और भारत, ये एरिया है जहाँ अपन बैठे हैं, ये राजस्थान भी है और भारत भी है। और राजस्थान का कोई भी एरिया के एरिए में आग लगे तो उससे अकेला राजस्थान जलेगा, भारत नहीं जलेगा, जल जाएगा ना। तो यदि राग के और आत्मा के एक ही प्रदेश हैं, दोनों का एक ही प्रदेश है ना, तो जब राग का नाश करेंगे तो आत्मा नष्ट नहीं हो जाएगा, ये शंका हमें खड़ी होती है। और इस शंका का निवारण कैसे हो, ये अध्यात्म की समस्या है। एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ जिससे आपको अंदाजा लगेगा। हम जब हमारा बचपन ही था तभी हमारी माँ बहुत बीमार हो गई थी, और हम इंदौर अस्पताल में उनको ले गए तो उस समय उनकी 3-4 पसलियाँ एकदम गल गई थी। माने उनको हड्डी की टीबी हो गई थी और टीबी से ये पसलियाँ गल गई थी। डॉक्टरों ने निर्णय किया कि इनका ऑपरेशन करके इनको निकालना पड़ेगा। सब तैयारी हो गई, ऑपरेशन के थिएटर में पहुंच गई। 10-5 बोतलें खून की व्यवस्था करनी थी। हम लोगों ने डोनेशन देकर सब लोगों से इकट्ठा करके परिवार ने खून भी दे दिया, लेकिन अंदर में जाकर डॉक्टरों में आपस में झगड़ा हो गया। जो बेहोश करने वाला डॉक्टर था वो ये कह रहा था कि जितनी बेहोशी तुम चाहते हो उतने लेवल की बेहोशी यदि मैं करूँगा तो ये माँ द्वारा वापस होश में आएगी ही नहीं, खत्म हो जाएगी। उतनी बेहोशी बर्दाश्त करने की ताकत इसमें नहीं है। और यदि मैं कम बेहोशी करूँगा तो जो ऑपरेशन तुम करना चाहते हो उस ऑपरेशन के बीच में ही इसे होश आ जाएगा। इसलिए मैं तो ये बेहोशी नहीं कर सकता।
और डॉक्टर लोग कह रहे थे कि हम जो बता रहे हैं तुम तो कर दो, रिस्क तो हमारी है ना। आखिरकार उसने ये कहा कि तुम्हारे कहने से मैं नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा मरीज के घर वालों ने सबने हमको लिख के दे दिया है। तो उन्होंने कहा ये नहीं, मेरे सामने चलो और जो बात मैं कह रहा हूँ वो घर वालों को बताओ, और फिर भी घर वाले यदि लिख के दे दें कि ऑपरेशन कर दो, जो भी होगा उसके जिम्मेवार हम हैं, तो मैं इतनी बेहोशी कर दूंगा। तो 4 घंटे बाद उनको ऑपरेशन होके बाहर आना था। वो 4 घंटे बाद लड़ते हुए डॉक्टर और वो मरीज को बाहर ले आए। हम तो समझे कि ऑपरेशन हो गया है, पर उन्होंने ये सारी बातें हमको बताई और ये कहा कि बोलो, इस ऑपरेशन में जो हम करेंगे इसमें इस माँ के बचने के 2% चांस हैं और 98% ये टेबल पे ही खत्म हो जाएंगे। अब आप बताओ क्या करना है। यदि ऑपरेशन कराना है तो ये फार्म हम भर के लाए हैं, इस पे अब आप लोग द्वारा साइन करो। बोलो आपको हमें क्या करना चाहिए था, सोचो। हम भी बहुत परेशान हो गए थे, बहुत दिनों से सेवा करते करते उठ नहीं सकती थी, यहाँ से वहाँ ऐसा उठा के रखना पड़ता था, समझे ना। एक कदम भी बढ़ नहीं सकती थी, बहुत भयंकर पीड़ा थी, दर्द की गोलियों से कितना काम चलता है। हमें क्या निर्णय करना चाहिए था, हम आपसे सलाह लेते हैं और फिर अभी बताते हैं कि हमने क्या निर्णय किया। बहुत कठिन काम था ना, ऐसी बीमार माँ को घर ले जाना और निरंतर भयंकर पीड़ा में उसको तड़पती छोड़ देना। क्यों? एक दफे तो उनको ऑपरेशन हो गया था, तो दूसरे दफे की बात है 3 पसलियां तो निकाल दी थी। आखिरकार हम सब ने कह दिया कि भैया हमको नहीं करवाना ऑपरेशन, और हम घर वापस ले आए। जिस दिन जितने दिन जिंदा रहेंगी ऐसी रह जाएंगी, ख्याल में आई ना। और फिर वो कम से कम 10-15 साल जी। यहाँ जयपुर में भी आई थी, वो जयपुर में भी थी हमारे साथ, है ना। फिर जयपुर के जो पुराने लोग होंगे उन लोगों ने देखा भी होगा उन्हें। ऐसे ही कठिन ऑपरेशन समस्या यहाँ है कि यदि आपसे कह दें कि ये राग का ऑपरेशन करोगे आप और राग को पूरा का पूरा आत्मा से निकालोगे तो आत्मा के 2% बचने के चांस हैं। क्यों? तो आप क्या डिसीजन लेंगे? लेकिन यहाँ 2% की बात नहीं है, यहाँ तो 100% की बात है। क्योंकि जब दोनों के प्रदेश एक हैं तो एक जलेगा तो दूसरा कैसे नहीं जलेगा? कैसे 2% बचेगा? कैसे जलेगा ही ना। तो इसकी वजह से जैसे हमने निर्णय लिया, सारा जगत यही निर्णय लेगा। अब जैसे राग के साथ दुखी निगुद में हैं, जैसी भी तकलीफें पाई हैं पाते रहेंगे, कम से कम अस्तित्व तो रहेगा हमारा, हम जिंदा तो रहेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है कि राग से भेद विज्ञान कराने की यदि हम उन्हें प्रदेश भेद नहीं बताते हैं। प्रदेश भेद बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है यहाँ पर अध्यात्म में कि भैया ये राग पूरी तरह निकल जाएगा क्या, और आत्मा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। यदि वो डॉक्टर हमसे ये भी कहते कि 2% बचेंगी, 98% खत्म हो जाएंगी, तो मैं चलो ठीक है 2% सही, लेकिन यदि बच गई तो बाद में जो ये तकलीफ है ये तो नहीं रहेगी ना। फिर तो चलने फिरने लगेंगी ना, कम से कम मंदिर तो अपने आप हो आएंगी ना।
अपनी दैनिक क्रिया तो निपटा लेंगे कि नहीं, कि नहीं ये तो कुछ नहीं होगा, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा और बाकी ये सब तो पोजीशन तो यही रहने वाली है। बोलो अब क्या करें। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो राग पूरी तरह खत्म हो जाएगा, आत्मा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और ये ऑपरेशन के बाद में तुम अनंत दुखी से अनंत सुखी हो जाओ। ये पोजीशन है। अब यहाँ तो निर्णय कोई कठिन नहीं है, फिर भी उसके दिमाग में आता है प्रदेश एक हैं तो तुम कह रहे ऐसा कैसे हो जाएगा। तो उन्होंने अध्यात्म के जोर में कह दिया कि इनके प्रदेश भिन्न है। घबराना नहीं, पूरी बात समझना मैं जो कह रहा हूं। कोई खतरा नहीं है तुम्हें। सिद्धांत की दृष्टि से, वस्तु के स्वरूप की दृष्टि से तो द्रव्य और पर्याय के बीच में भाव भेद होता है, क्षेत्र भेद नहीं होता। तो जब उसका वर्णन आएगा तब वही बात चलेगी। वहां से वो प्रवचन सार में कही कुंद कुंद ने और ये समय सार में कही, ये प्रयोजन भूत कथन है और वो वस्तु स्वरूप के अनुसार किया गया कथन है। क्योंकि हमारे दिमाग में ये जमा हुआ है कि यदि प्रदेश नहीं होंगे तो उसका नाश करेंगे तो इसका नाश हो ही जाएगा। उसे हम पूरी तरह जुदा नहीं मान पाते। जैसा देह को, शरीर को, स्त्री को, पुत्रादि को जुदा हम मान लेते हैं, राग में ऐसा जुदेपन की बुद्धि हमारी नहीं हो पाती है। और करना तो है ही, वर्णादि और राग आदि ने निज भाव को न्यारा किया और उनने तो कह दिया कि ये राग तो पुद्गल ही है। पूरा वहां से कहना ते उग्गल कम्म स्तुदिया ते नित्यम चेतना मुक्ता, उद्गल कर्म के उदय से होने से नित्य अचेतन है। अध्यात्म में ऐसे कथन होते हैं। देखो आत्मा को सातवां द्रव्य कहा, 7 द्रव्य होते हैं, फिर आपको दुनिया में द्रव्य तो 6 ही होते हैं। कहा क्या नहीं कहा। इस टाइप के कथन विशिष्ट प्रयोजन की अपेक्षा से स्वपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है ये भी बता रहे, अपर के जानने से तेरे को कोई लाभ नहीं है। अपर के जानने से तुम्हें तकलीफ ही तकलीफ है, ये कहेंगे तो फिर मोक्ष में जाके तो सब पर को जानना ही पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा। तो ये अध्यात्म का कथन प्रयोजनभूत कथन है, वो अपनी बात को सिद्ध करने में पूर्ण समर्थ है। राग से हमें रंच मात्र भी अपनापन नहीं रखना है। देखो और विचार करो, अपना ये हिंदुस्तान इतना बड़ा है और इसके पहले इससे भी बड़ा था, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, क्या? और उसके पहले तो नेपाल भी शामिल था और उसके पहले श्रीलंका भी शामिल था क्या नहीं था? राम के राज्य में और रावण के राज्य में दोनों में था ना। रावण की राजधानी थी श्रीलंका और सारा हिंदुस्तान पर उसका कब्जा था, और जब राम का राज्य आ गया तो श्रीलंका भी उनके अंतर्गत आ गई थी कि नहीं। ये तो बहुत स्पष्ट बात है जो हमारी इस कहानी को हम सही माने तो। और अब जो हिंदुस्तान हमारे पास है जो है, अब उनसे हमें भेद विज्ञान करना है। पाकिस्तान में नहीं हूँ, पाकिस्तान कितना जबरदस्त भेद विज्ञान करते हैं हम। अब पाकिस्तान पर बम पड़े, अफगानिस्तान भी अपने में ही था, नहीं था? कब था? ये दुर्योधन की अम्मा कौन थी, नाम सुना? गांधारी। ये गांधारी क्या है? एक कंधार की राजकुमारी थी। कंधार जो है ना पाकिस्तान में आज, कहाँ है? अफगानिस्तान में है ना। कंधार नाम का जो जहाँ पर बम्बू अपना प्लेन ले गए थे अपहरण करके, वो कंधार माने गांधार।
और गंधार देश की राजधानी राजकुमारी माने गांधारी, ये नाम नहीं था उसका, नाम तो कुछ और होगा। ये तो कौन से देश की, जैसे आज कहते हैं ना फला जयपुर भाई, अजमेर भाई, ऐसा नाम था ये। गंधार देश की राजकुमारी गांधारी, तो अफगानिस्तान भी अपने में ही शामिल था। ये तक्षशिला महाविश्वविद्यालय भारत में था कि कहाँ था? अब वो अफगानिस्तान में ही था। तो वो भी अब आज यदि अफगानिस्तान अपने अंदर होता और जो बम्बार्डिंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमेरिका ने की, तो वो अपन क्या मानते? बोलिए, अपन को कितना दुख होता है? और अपने में नहीं है तो कुछ नहीं, दाते बम पटको, हमें क्या मतलब है? हम ही बना रहे हैं मिसाइल कि पाकिस्तान में बम पटकने के लिए। कहाँ तक की पकड़ है इनकी? लाहौर पकड़ में आता कि नहीं, कराची आता कि नहीं, क्या बोला? अपने और पराये का भेद विज्ञान होने से कितना फर्क पड़ता है। अब बोलो वो अपना है कि पराया है? वो जमीन में तो कहीं ऐसा भेद है नहीं। वो सुने ना, आके यहाँ से लेकर खिंची हम पहचान सकते हैं कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। लेकिन उस पर तो उसका सर्व विनाश की बात भी आती है, तो भी हमारे माथे पे बिल्कुल बल नहीं पड़ता है। और यदि हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में वही हमारे अंतर्गत आ जाए और उस पर पढ़े तो हम खोल जाते हैं। अब राग पे हमें बम्बार्डिंग करनी है, बोलो। अब उसे शत्रु के कब में रखना कि अपने में रखना? शत्रु जितने दूर होता है उसका मारना उतना आसान होता है, और जितने नजदीक होता है उसका मारना उतना ही कठिन हो जाता है। और अपने देश में ही शत्रु घुस गए, ये आतंकवादी है ना, घुस गए ना। अब उन्हें मारना, अभी बम काम नहीं आते वहां, क्योंकि उनके ऊपर बम डालें तो वे ही नहीं मरेंगे, हमारे भी कई गुने लोग मर जाएंगे। कभी तो पिस्तौल चलाना भी भारी होता है, क्योंकि उस पर उसे मारें और वहीं पे अपनी बहुत भीड़ है, उनमें से किसी की लग जाए और वो शत्रु शरीर में ही घुस जाए तो बीमारी नाम से घुस जाता है ना, तो उसे मारना और कठिन होता है, क्योंकि उसे मारेंगे तो शरीर में पिटाई पड़ेगी अपने में। अब जो आत्मा में ही घुस गया हो तो उसका नाश करना, ये बहुत गारंटी चाहिए ना। ये आतंकवादी घुस गए थे अपने मुंबई के होटल में, कौन सा था, ताज होटल में, तो कितना कठिन था उन्हें मारना। और सारी सेना अपने पास, इतनी पुलिस, वो 4 आतंकवादियों को नहीं मार सकती। संकट ये है कि अभी आज सब अपना ही देश खत्म होता है, तो उन्हें अलग करना जरूरी है। तो ये राग अपने आत्मा में घुस गया है, अब इसको बम्बार्डिंग करके इसे खत्म करना है। जब तक इस बात का सुनिश्चय नहीं हो जाए कि इसका तो पूरी तरह नाश हो जाएगा और आत्मा पूरी तरह सुरक्षित नहीं, अनंत आनंद का कंद है जो, वो पर्याय में प्रकट हो जाएगा। ये इंद्र विश्वास जगे बिना ये काम कैसे हो सकता है? तो अपन कहते हैं कि होटल पूरी खाली कर दो, 7 यात्री बाहर निकल जाओ, तो उन्हीं यात्रियों में से 10-5 को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये निकल गए तो हमारे ऊपर तो बम्बार्डिंग हो जाएगी, होटल टूटेगी तो टूटेगी, दोबारा बना लेंगे। क्यों? यदि जब तक ये हैं हमारे साथ तब तक ही हम सुरक्षित हैं। होता ना ऐसा? तो जब तक ये सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाए सामने वालों को कि ये मरेंगे और हमारे लोग नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, तब तक वो गोली नहीं चला सकता। ऐसे ही ये राग मर जाएगा और आत्मा नहीं मरेगा
इसकी गारंटी नहीं होगी तब तक राग को मारने के लिए गोली नहीं चलाई जा सकती। और इसके दिमाग में ये ठसाठस भरा हुआ है सिद्धांत के आधार पर कि जिनके प्रदेश एक होते हैं उनमें एक का नाश हो तो दूसरे का नाश हो ही जाता है। क्या समझ में है ना? इसलिए भैया कह रहे नहीं भैया इनके प्रदेश भेद हैं, अब तुम आराम से बम्बार्डिंग करो। ये है एक से कैसी नहीं आता। यदि वो दूसरे आचार्य होते तो हम निकट प्रवचन सार में लिखने वाले तो हम कह देते कि ये आचार्य बड़े हैं ये छोटे हैं इसलिए इनकी बात सही है। एक ही आचार्य एक ही टीकाकार और उनके बाद में ये ख्याल नहीं होगी कि उनके ख्याल में होगी तो हम दोनों एक साथ कैसे मान लें। तो जो उसकी अपेक्षा है उसे हमें गहराई से समझना पड़ेगा। मैंने बहुत गहराई से इसको कई दफ़े पढ़ा है, लिखते रहने के पहले तो कई दफ़े पढ़ा ही होगा। गुरुदेव के प्रवचन भी सुने, गुरुदेव के कैसेट भी पढ़े, पर अभी तुम्हारे प्रवचन करने के भी दिन भर से पढ़ता रहता हूँ तब करता हूँ। तो मिलेगा क्या है, माल तो उतना ही है, पेज तो उतना ही है, बात तो स्पष्ट है। क्यों? दोनों बातें स्पष्ट है ना, क्योंकि किसी के भी पर्याय के प्रदेश अलग नहीं होते द्रव्य से। ये तो प्रवचन सार में लिखा है, बहुत स्पष्ट बात है। और यहाँ और वो राग अपनी पर्याय है इसलिए वो उसके प्रदेश अलग नहीं हो सकते उसके हिसाब से। और यहाँ ये कह रहे हैं कि तुम राग को रखते हो संभाल के, कहते यहाँ स्वरूप में ऐसी विशेषता पड़ी हुई है। कैसी? जैसी प्रदेश भेद में होती है। प्रदेश भेद हो तो शत्रु को मारने से अपन नहीं मरते, ऐसे ही राग को तुम मारोगे तो उसमें तुम्हारा को कोई खतरा नहीं है, गारंटी से राग चला जाने वाला है और भगवान आत्मा अनंत काल तक अनंत सुखी होकर रहने वाला है। तो ये इसका रहस्य है पूरा। अब देखो ये जयतन छाबड़ा, गुरुदेव श्री और जो भी हैं वो सब का कोटेशन मैंने इसमें दिए हैं। और वो सब ऐसे दिए हैं कि जो प्रदेश भेद है प्रदेश भेद ही है ऐसा लिखा है उनमें। साहब को भी आप ऐसा कैसे कह रहे? तो मैंने कहा ऐसा कैसे? तो बारीकी से मैंने पकड़ करके देखा तो सब लोग आचार्यों के वाक्यों से चैंटे रहना चाहते हैं। चैंटे रहना ही चाहिए ना, तभी तो हमारे जनागम की प्रमाणिकता है। तो वो अपेक्षा समझाते वक्त कुछ भी समझाएं, लेकिन जब वे पढ़ते हैं और बोलते हैं तब तो समझे ना, फिर वो उसी पंक्ति को पढ़ करके बोल देते हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचनों के साथ में क्या हुआ कि जब वो प्रवचन करते थे हमने देखा है, तो वो पहले पढ़ते थे उस पंक्तियों को अच्छी तरीके से और फिर उस पर प्रवचन करते थे। फिर 10 मिनट बाद फिर उसे पढ़ते थे, फिर समझाते थे, फिर 5 मिनट बाद फिर पढ़ते थे, फिर समझाते थे। तो अभी क्या है कि वो जो पढ़ते थे तो हूबहू शब्द आ जाते थे, फिर समझाते थे तो वो अलग आ जाते थे जो उन्हें बताना जैसे अपेक्षा से। प्रदेश भेद है नहीं है, दोनों में प्रदेश भेद है ऐसा आ जाता था, उस पर लिखा है ना। तो वो अब एक बात को 10 दफ़े रिपीट करते थे, 10 दफ़े उसमें आ जाती थी। अब लोगों ने ऐसा नक्की कर लिया तो आँख मीच के जो बोला बस वो लिख देना, यदि उन्हें कहा तो लिख देना। तो किताबें छपी हैं ना अभी आपने हाथ में लेके पढ़ते हो तो वो भी लिख। अब उनके साथ मालूम क्या समस्या है कि भाई गुरुदेव अपने घर में बैठे थे, 10, 20, 25, 50 श्रोता थे, बुजुर्ग बिल्कुल प्योर गुजराती, उनके नए बदले थे उनके साथ में। अब जो भी सब आती ना, फलाने मुनिराज फलाने ऐसे वैसे, वो बातें भी बीच बीच में आ जाती थी। और छाप रहे हो तो हम संपादन करने में सब छाप देते हैं, भाई ये बेकार की बातें हैं बीच में आ गई हैं, इससे क्या लेना देना है।
एक उदाहरण देते थे, वो 25 दफे आ गया तो एक दफे लिख दिया तो 24 दफे नहीं लिखते हैं, समझे ना। ऐसी इन बातों में अब बर्नी जी के बारे में कोई कमेंट्स निकल गया, क्या है वहाँ पर आचार्य संसागर के बारे में कोई कमेंट्स निकल गया, अब वो कोई तत्काल की 10-20 आदमी के बीच में जो उन्हें बात आई तो कह दी, अब हमने सार्वजनिक कर दी, झगड़ा हो जाएगा। तो संपादन बहुत जरूरी है। अब यदि छूट देते हैं कि आप निकाल सकते हो ऐसी चीजें, तो फिर आपके हाथ में वो पकड़ाते हैं, यहाँ कैसेट चलती है, फिर आप पढ़ो तो वहाँ कैसेट में निकलेगा और आपके यहाँ नहीं निकलेगा। फिर आप कहोगे ऐसा थोड़ी है कि ये बिल्कुल हूबहू है, हूबहू तो नहीं रहा। समझ में आ गया कि नहीं है। और फिर जिसके हाथ में सौंपा उसके राग द्वेष भी काम करते हैं, तो सबके ही नाम निकाल दो। तो मान लो भैंसी का नाम आया होगा, मेरा नाम आया होगा, तो मैं भी निकाल दो। क्या यानी बहुत प्रॉब्लम है, समस्या है। और जिसके मन में आता वो आजाद है, कोई किसी को रोक तो सकता नहीं कि तुम मत करो ये काम। तो बस फिर वो सब चीज़ें आती हैं, झगड़े खड़े होते हैं, जो होता है सो होता है। तो इसलिए मैंने वो सारे उदाहरण इसमें पढ़ के दिए हैं। उसमें बार बार आएगा कि प्रदेश भेद है, प्रदेश भेद है, तो मूल पंक्ति में लिखा है, तो फिर ये आएगा ही। लेकिन एक फर्क है, ध्यान दीजिए, आप सुनो ध्यान से। अंतर क्या है कि अमृतचंद्र ने, तो कुंद ने गाथा में तो कुछ नहीं लिखा, भिन्न है भिन्न है भिन्न है भिन्न है ये लिखा। अमृतचंद्र ने पहले सिद्धांतिक प्रवचन किया, सिद्धांतिक पंक्ति लिखी 3 पंक्तियां, और उसमें लिखा कि जो 2 वस्तु अलग अलग होती हैं उन दोनों की में प्रदेश भेद होता है। वो सिद्धांत है। जो वस्तु, देखो भारतवर्ष में जितने प्रांत होंगे, प्रांतीय राजधानियां उतनी होंगी कि नहीं होंगी? अलग अलग होंगी कि इकट्ठी हो सकती हैं? क्यों? फंडामेंटल क्या है सोचो कि यदि 27 प्रांत हैं, यदि क्यों लगा रहे, कह दो ना जितने हैं, क्या करें, आज इतने हैं कल कितने हो जाएंगे पता नहीं, एक दिन में पलटता है ना। पहले 27 थे, नेहरू जी ने हिम्मत करके 16 कर दिए थे, 4 प्रांत शामिल कर दिए थे, मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, भोपाल स्टेट मिला के 1 कर दिया मध्य प्रदेश, 16 हो गए थे। फिर धीरे धीरे, समझे ना, पंजाब और हरियाणा अलग अलग थे, इकट्ठे थे, उन्हें अलग अलग हो गए, और बढ़ते बढ़ते फिर 27 हो गए। अब क्या पता सुबह उठे अपन जग के तब 28 हो जाएगा। इसलिए यदि बोलता हूँ 27 है यदि, तो कितने राजधानी होनी चाहिए? लेकिन राजधानी 26 है। घबराना नहीं, सोचना ऐसा कैसे हो सकता है? जब जितने प्रांत हैं, सिद्धांत तो वही है ना कि उतनी राजधानी होनी चाहिए, लेकिन राजधानी एक कम है। अब क्या करें? उदाहरण दे रहे हो कि फैक्ट है। हरियाणा की राजधानी क्या है वो तो, और पंजाब की, समझ में आ गया ना। अब ये कब बात है, हम क्या करें? क्योंकि जब हरियाणा और पंजाब 2 टुकड़े किए गए तब दोनों लड़ पड़े, चंडीगढ़ हम लेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ नया नया बना था, एकदम व्यवस्थित ढंग से राजधानी बनाई गई थी पंजाब की, हैं? तो लड़ पड़े, उन्होंने कि 2 ही की रख दी, 2 ही की बना दी। यही आपके वहाँ चल रहा है हैदराबाद में। तेलंगाना अलग होना चाहता है, लेकिन हैदराबाद किसको मिलेगा? हैदराबाद किसको मिलेगा? हैदराबाद के 2 ही की रख दो, ये भी बात चल रही है। लोग तेलंगाना वाले कहते हैं हमारे में एरिया में है तो हम रखेंगे।
महाराष्ट्र पहले एक था जिसमें गुजरात भी पूरा शामिल था। जब गुजरात राज्य बना, मुंबई दोनों की राजधानी थी। क्यों? अब वो महाराष्ट्र को मिल गई और गुजरात वालों को अलग बनानी पड़ी। केंद्रीय गवर्नमेंट क्या करे? वो तो कहती है ठीक है भैया तुम घबराओ मत, हम तुम्हारी राजधानी की सारी बिल्डिंगें केंद्र से बनवा देंगे, तुम पे बोझा नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं ना। अब ऐसा समझ लो कि राग का और ज्ञान के साथ ऐसा ही है। ज्ञान भी आत्मा की पर्याय है और राग भी आत्मा की पर्याय है। अब ज्ञान के साथ तो प्रदेश भेद नहीं बताया, है ही नहीं, और राग के साथ प्रदेश भेद बताया। तो क्षयोपम ज्ञान के साथ क्या कह रही हूं? मेरा मतलब ये आप समझो, वो एक जो सिद्धांतिक निरूपण है, सिद्धांत तो यही बनाया जाएगा जितने राज्य उतनी राजधानियां। क्यों? और जब विशिष्ट प्रॉब्लम होगी तो उसके ऐसा समझौते भी किए जाएंगे। इसलिए सिद्धांत जो फंडामेंटल है वो तो यही है कि जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं वे अलग अलग होते हैं, और जिनके प्रदेश होते हैं वे अलग अलग नहीं होते हैं। क्या? तो अमृतचंद्र ने तो देखो, मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया, वो बता रहा हूं आपको कि उसमें सिद्धांत रूप में तो ये बात कही, फिर बाद में ऐसी नहीं कही कि इसलिए राग के और आत्मा के प्रदेश अलग अलग है। पढ़ो पूरा संस्कृत, पढ़ो पूरी, पढ़ना घर पे जाके पढ़ना। जब फंडामेंटल किया तो उसको घटाना चाहिए ना, अर्थ तो वही है, और इसलिए लिख दिया, इसलिए भेद ज्ञान सिद्ध हो गया। कैसे? क्रोध आदि से, ज्ञानावरण आदि से और नौकर्म आदि से, ये भी लिख दिया। लेकिन वो पंक्ति नहीं डाली। जयचंद छाबड़ा ने अपने भावार्थ में वो बात डाल दी। गलती कर दी ये नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा हूं उनने समझे कि ऐसे लोग समझेंगे ही नहीं। आखिर उन्हें सिद्धांत बताया काहे को? कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती, नहीं बताने की क्या बात थी? अपन नहीं जानते क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का नहीं है, जीव पुद्गल का नहीं है, पुद्गल जीव का नहीं है, क्योंकि उनमें प्रदेश भेद हैं। जिन जिनमें प्रदेश भेद नहीं होते हैं, इसे पंचांग हेतु बनाओ। पंचांग 3 अंग वाला, पंचांग वाला, ये समझते हो कि नहीं समझते हो? पर तो क्यों पढ़ा, परीक्षा में तो पढ़ लिया होगा ना सब? नहीं, पहली साल में ही है ना कोर्स में। अरे भाई क्या है? साध्य, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन है ना, 5। पांचों में घटाओ तो ऐसे ही घटेगा ना कि जिन जिन के प्रदेश भिन्न होते हैं वे अलग अलग ही होते हैं। जैसे जीव और धर्म में जिन जिन के प्रदेश भिन्न नहीं होते हैं वे एक ही होते हैं। जैसे जीव और राग होगा ना, जीव और ज्ञान, ऐसे बताना पड़ेंगे ना। अनुमय व्यतिरेक सब घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा? तो उनने पूरा घटित नहीं किया, सिद्धांत बता के आगे चले गए। और उन्होंने ये बात कर दी जयचंद जी छाबड़ा ने। जब गुरुदेव ने जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ से प्रवचन किया तो वे भी उसी बात को जो उन्होंने लिखा था वो ये सभी मानते हैं कि अमृतचंद में ही है जी, वहीं से आया है। लेकिन वो इसकी डायरेक्ट नहीं आया है, उनने टीका में नहीं लिखा, भावार्थ में लिखा। अब आप कहोगे ऐसे ज़्यादा भेद करना पड़ता भाई, ऐसा भेद विज्ञान भी, क्योंकि देखें उसमें कितना वजन है। टीका में होता तो वो अमृतचंद का कथन होता है, भावार्थ में होता तो वो जयचंद छाबड़ा का कथन होता है। अब गुरुदेव सिंह ने जो पंक्तियां पढ़ पढ़ के टीका की सुनाई वो अमृतचंद का कथन है, और जो उन्हें ऊपर मुँह करके प्रवचन किया वो उनका कथन है, उनने जो उसका अर्थ निकाला। क्योंकि ज़्यादा यदि मतभेद खड़ा हो जाए तो दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा कि नहीं? रोजाना अपने गुरुदेव को सूली पे चढ़ाओगे। गुरुदेव मैंने अपने कांजी स्वामी नहीं, वो तो अपना मेरे हैं इसलिए मैं बोलता हूँ। तुम हर एक को कि भैया
न्याय शास्त्र में और कोई उपाय नहीं है। हमको बराबर देखना पड़ेगा कि ये जो हमने पढ़ रहे हैं समय सार, इसमें जो ये बात आ रही है, ये गाथा में आ रही तो कुंद कुंद की है, टीका में आ रही तो अमृतचंद्र की है, जयसेन की टीका में आ रही तो जयसेन की है, पांडे राजमल जी की टीका में आ रही तो राजमल जी की है। मूल को जहां रिपीट किया होगा उसे छोड़ दो। टीका में आ रही तो जयचंद जी उनकी है और भावार्थ में आ रही तो जयचंद जी की है। समझ गया? क्योंकि जहां अंतर नहीं आएगा वहां तो झगड़ा खड़ा ही नहीं होगा, लेकिन जहां अंतर आएगा वहां इस बात पर हमें गंभीरता से विचार करना बहुत जरूरी हो जाएगा, है ना? नहीं तो सुना था, ऐसा हुआ था पहले। एक महाराज हुए थे सूर सागर, नाम तो सुना होगा। वो 13 पंथ के बहुत अच्छे कट्टर आचार्य थे। शांति सागर 20 पंथ के आचार्य आए थे इधर, तो उस वक्त सूर सागर एक आचार्य हुए, वो अपने 13 पंथ के प्रमुख थे। फिर उनके शिष्य विमल सागर एक अलग हैं जी जो थे, शायद चक्रवर्ती अलग हैं, दूसरे विमल सागर हैं। उनमें में देखो 13 पंथी थे। उन्हें फिर बाद में भिंड वाला कहा जाने लग गया। वो भिंड के नहीं थे, वो शिवपुरी के पास एक मोहना गांव का, वहाँ के थे वो वैसे। फिर उनके बाद और हुए, उनके बाद फिर निर्मल सागर, फिर शांति सागर, और फिर ये धर्मभूषण, कितने कितने हुए, बहुत हुए। इन सब से मेरा संपर्क रहा 5 पीढ़ियों से। तो उन विमल सागर जी ने 5 महीने चौमासा किया था जयपुर का, और वो चौमासा 5 महीने का था, क्योंकि 2 भादों थे। अभाग्य से अभी आने वाला है ना, उसमें भी 2 भादों आने वाले हैं। 2 भादों थे, वो सन 57 वगैरह का था, 57-58 में। तो वो आए तो उन्होंने समाज के अध्यक्ष से कहा कि हमारे लिए संघ को पढ़ाने के लिए आपको एक विद्वान की व्यवस्था करना पड़ेगी। और मैं वहाँ था तो 21-22 वर्ष का ही, लेकिन हमने कहा हमारे यहाँ पंडित जी हैं, वे पढ़ाएंगे। तो उन्होंने, बैरिस्टर साहब थे वो अध्यक्ष, वे बैरिस्टर भी नाम बैरिस्टर नहीं थे, है ना। फिर वो उनने कह दिया कि पंडित जी पढ़ाएंगे। तो 5 महीना मैंने पूरे संघ को पढ़ाया था। कब? सन 57-58 में, 58-57 में। तो उनने एक अध्यात्म कमल मार्तंड नाम से किताब छपाई थी। क्या नाम था? अध्यात्म कमल मार्तंड। और उसमें नाटक समय सार के सारे लगभग छंद थे सिलेक्टेड। ये नाटक समय सार के छंद थे, आत्मख्याति वगैरह गाथाएं वगैरह नहीं थी, नाटक समय सार के छंद थे। अच्छे, बहुत अच्छे बढ़िया छंद थे, मुझे बहुत प्रिय थे। और उसमें अंत में उनने दवाइयाँ लिख दी थी कि पेट दर्द हो तो हर घूम के खाना, फलाना हो तो ये खाना, फलाना खाना तो ये खाना, ये खाना। और फिर वो से समय सार, अध्यात्म कमल माता ने नाम रखा था, लेकिन कहते थे समय सार ही। वो भी कहते थे, सभी यहाँ समय सार के छंद थे, सब जानते थे। तो एक आदमी बोला कि साहब ये दवाई खाओ तो आप ठीक हो जाओगे। तो तुम कहाँ से जानते हो कि समय सार में लिखी है? यानी दिक्कत हमारी क्या है कि ये गलती, कोई चीज हम खाली पेज है और कैसा करके डाल दें तो उसमें एक खतरा है कि वो समय सार की समझी जाएगी। ये जितनी टीकाएं लिखी गई, हर आदमी ये बोलता है ये समय सार में ये लिखा है, ये समय सार में ये लिखा है। हम कहते समय सार में ये हो ही नहीं सकता। क्या लिखा है समय सार में? कि धोबी के यहाँ कोई गया था, अपने कपड़ा पहन के आया, दूसरा आया, क्यों? वो के समय सार में लिखा है। समय सार में बताओ कहाँ लिखा है? समय सार में धोबी शब्द ही नहीं आया कहीं। अब वो तो कहाँ है? आत्मख्याति में है। समझ गए आप? तो ऐसा भेद नहीं जानते सब लोग, तो उसे समय सार, कोई भी आदमी ऐरा गहरा नथु खैरा उसकी टीका लिख के छपा देगा और वो नीचे लिख देगा, तो ये सारी दुनिया उसे समय सार का लिखा ही मानेगी। और तुम तो विद्यार्थी हो, विद्वान बनने जा रहे हो ना, तो तुम्हें उससे बचने के लिए
इसकी बहुत बारीकी से स्टडी करनी पड़ेगी कि कुंद कुंद का क्या है, अम्य चंद का क्या है, ख्याल में आई ना, हैं? समय सार का क्या है, आत्मख्याति का क्या है, तात्पर्य वृत्ति का क्या है, बालभूत टीका का क्या है, जयचंद जी छाबड़ा की टीका, ये मतलब ये गुरुदेव का कथन क्या है। तो मैंने पढ़ करके गुरुदेव के प्रवचनों को सबको उसके जो महत्वपूर्ण अंश थे बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो इस पक्ष के प्रवचक हों चाहे उस पक्ष के, तो सब दिए हैं। तो आप इसमें पढ़ लेना, अपन अभी ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, अपन ने पूरी बातें इसमें जो आने कहने थी लगभग कह दी हैं। देखो है ना, पेज नंबर 289 289 निकालो। इस समय सार में उक्त संपूर्ण कथन पर ध्यान देने पर एक बात स्पष्ट ही भाषित होती है कि इन गाथाओं में उन्हीं बातों को संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया गया है जिनकी चर्चा आचार्य देव आरंभ से करते आ रहे हैं। मैंने वास्तव में कोई नई बात नहीं कही। वर्णादि और रागादि, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इनसे भिन्न भगवान आत्मा है, ये बात कहते आए, वो ही यहाँ कह रहे हैं। अब वहाँ प्रदेश भेद नहीं लिखा है, यहाँ लिख दिया है, तो टीका में आया है, ये लिखा है, समझ गए ना, वो ही बात कहते आए हैं। आत्मा से भिन्न जिन वस्तुओं को जीवाधिकार में 29 भेदों में विभाजित किया था, यहाँ उन्हीं को भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म में विभाजित करके भेद विज्ञान कराया गया है। अब है ना, वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत, तो ये यहाँ रागादि में गुणस्थान भी आ गया, तो गुणस्थान का भी भगवान आत्मा से प्रदेश भेद है, ऐसा आ जाएगा ना उसका अर्थ, समझ गए ना। ज्ञान क्रिया को कर्ता कर्म अधिकार में स्वभाव भूत क्रिया बताकर अनिषिद्ध बताया था, उसका निषेध नहीं करना चाहिए, और यहाँ जानन क्रिया को ज्ञान से अभिन्न बताया जा रहा है। इतना फर्क है, ज्ञान और आत्मा अभिन्न है, ऐसा कह रहे ना, और वहाँ स्वभावभूत क्रिया कहा था। इन गाथाओं की टीका में जो प्रदेश भेद की चर्चा है वह भी इस सामान्य नियम के अंतर्गत ही है कि कौन सा सामान्य नियम, कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच प्रदेश भेद होता है। अभी होता है ना कि जैसे यहाँ चंदा लिखा है, पैसा लिखा है, तो लिखा है, तो दूसरा आदमी कहता है कि भाई साहब ने लिखा दिया ना, मेरे भाई साहब ने लिखा दिए, बोलते हैं ना, तो फिर वो क्या कहता है, भाई साहब खाना खा लेंगे तो तुम्हारे पेट में चला जाएगा, क्यों? माने तुम दो भिन्न भिन्न वस्तु, अरे हम एक ही हैं, भिन्न भिन्न कहाँ हैं? पत्नी भिन्न, बाल बच्चे भिन्न, दुकानें भिन्न, धंधा पानी भिन्न, रसोई भिन्न बनती है, वो चंदा देने के लिए एक हो गए। ऐसा भेद विज्ञान समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं? क्यों? और कुछ अधिक लोलपी लोग ऐसा भेद विज्ञान पति पत्नी में भी कराने लग गए। पति खाएगा तो तेरे पेट में चला जाएगा, क्यों? इनकम टैक्स फाइल तो दोनों की भिन्न भिन्न है। मेरे हिसाब से भाइयों तक तो ठीक है, पति पत्नी में ऐसा भेद डालकर झगड़ा पैदा कराना अच्छी बात नहीं है। तुम जरा से पैसे के लोग नहीं, क्यों? क्यों नहीं है ठीक? अरे भाई कमाता तो एक ही है ना पति, वो पत्नी अलग से कहाँ से देगी? कहने नहीं तुम्हें पता नहीं पत्नियों के पास सब होता है, कहाँ से होता है? कि भी बरसों से पति की जेब काटती नहीं है। वो पतियों को भी पता नहीं है कितना जोड़ दिया है, तो तुम चोरी की प्रेरणा दे रहे हैं, तुम चोरी की प्रेरणा दे रहे कि वहां से चुरा चुरा के तुम दो, क्या है?
ये चोरी थोड़ी है, पत्नियों को अंदाज तो रहता ही है। अरे इन तरकीबों को मत लगाओ धर्म में, धर्म को सीधा सच्चा रहने दो। ये सब धंधा पानी वहीं करो। तुम्हें दान की जितनी प्रेरणा देना है वो दो ना, लेकिन मुफ्त में ऐसी बात क्यों करते हो कि जिसमें और ज्यादा है ना कर्म, नो कर्म और भाव कर्म को उपयोग स्वरूप आत्म वस्तु से भिन्न सिद्ध करते हुए सामान्य रूप से ही भिन्न प्रदेश भिन्नत्व का हेतु प्रस्तुत किया गया है। समझ ना, उन पे खड़े हैं, सामान्य से ये बात कह दी ऐसा होता है जो अलग अलग होते हैं। अभी अपन आज कह दें जिनकी इनकम टैक्स फाइल अलग अलग है वे अलग अलग ही हैं, ये सामान्य नियम है कि नहीं है? अब इन सामान्य नियम से कहें कि जो अलग अलग होते हैं उनको कितने एक को तकलीफ हो दूसरे को तकलीफ नहीं होती, सामान्य नियम हो गया ना। तो इसमें अपन और वो समझ लो कि वो कोई जेल में पड़ा है ना, वो कौन से किसी का नाम नहीं बहुत पड़े हैं, वो राजा अपने से भिन्न है। क्यों? अब ऐसे ही भिन्न अपनी पत्नी है, क्योंकि उसकी भी इनकम टैक्स फाइल अलग है। और इनकम टैक्स फाइल जिनकी अलग होती है वे अलग अलग होते हैं, और एक को तकलीफ हो तो दूसरे को तकलीफ नहीं होती है। अब तुम्हारी फाइल तुम्हें तकलीफ होगी तो पत्नी को होगी कि नहीं, मैं पूछता हूँ, क्योंकि इनकम टैक्स फाइल अलग अलग है। समझ में आ गया ना? ये लोक में भी कैसा चलता है कि इनकम टैक्स फाइल अलग अलग है, इसलिए इनकम टैक्स के हिसाब से वे बिल्कुल अलग अलग हैं। फिर भी यदि पति के को भाई 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया इनकम टैक्स से, तो उससे पत्नी भी प्रभावित होगी। फिर तो तुम कह सकते हो दोनों के प्रदेश भिन्न है, इसलिए पति जेल में जाए तो अभी पत्नी को कुछ नहीं होता है। पत्नी को जेल में थोड़ी जाने दिया जाएगा, कोई पकड़ के ले जाएगा जेल में, क्या नहीं ले जाएगा। तो एक सामान्य नियम होता है और एक उसमें विशेष घटित होता है। फिर विशेष में भी बहुत विशेष होते हैं, मेरे कहने का मतलब जिनके प्रदेश भिन्न हैं उनमें अलग अलग होते हैं, और जिनके अभिन्न हैं उनमें भी अलग अलग होते हैं। विकार के प्रदेश यद्यपि एक हैं, फिर भी उसके पूरे नष्ट हो जाने से वस्तु का लंच मात्र भी विकार नहीं होता। ये लगभग है ना। इस प्रकार इन गाथाओं और उनकी टीका में ज्ञान क्रिया से अभिन्न आत्मा और रागादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और शरीरादि नो कर्म के बीच सशक्त भेद विज्ञान कराया गया है। ये समझ लो, इतना सा समझ लिया तो काम है। वो प्रदेश भेद का मामला नहीं भी निपटा ना छाबड़ा जी, तो समय दर्शन नहीं रुकेगा। अरे मोक्ष नहीं रुकेगा, निपट जाए तो बहुत बढ़िया है। यानी निपटेगा, अपेक्षा समझ में आ जाए तो निपट गया। अगर ऐसा तो हम नहीं, ऐसी अपेक्षा हम तो नहीं मानते। नहीं मानते तो मत मानो। तो मतभेद काय का मतभेद है? कुछ नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये निष्कर्ष आ गया ना कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म ये बिल्कुल आत्मा से जुड़े हैं। एक अनाश हो, कुछ भी हो आत्मा का, उससे कोई बुरा भला होने वाला नहीं है। बुरा भला भी होने वाला नहीं है। क्यों? क्यों? पर द्रव्य से भला बुरा मानना हो जाएगा ना। ऐसा भेद विज्ञान होना चाहिए। अब इसी बात को स्पष्ट करने वाले आगामी कलश को इस प्रकार है, पढ़ो। चैद्य रूप्यम
देखो इसमें एक विशेषता है, विस्तार से तो अर्थ कल करूँगा, अभी 1 ही मिनट बाकी है, लेकिन इतनी विशेषता है कि देखो 2 चीज़ें छोड़ दी फिर, कर्म और नो कर्म, अकेला भाव ही कर्म, राग ही पकड़ा, क्योंकि मुख्यतः तो उद्देश्य उनका राग से भेद विज्ञान कराना है, क्योंकि वो राग के साथ झगड़ा है ना, राग को हम पर नहीं मान पाते हैं और प्रदेश की वजह से, इसलिए तो ये कहनी पड़ी, उनके लिए तो किसी कोई कहता ही नहीं है। तो उन्होंने इसमें निष्कर्ष का कलश है, फिर भी चिद्रूप और राग को जड़ रूप, राग को जड़ सिद्ध कर रहे ना। अब फिर जैसा झगड़ा ये है ठावरा जी कि प्रदेश भेद है कि नहीं है, तो वैसे ही झगड़ा तो जड़ है कि नहीं है इसमें भी है ना। चैतन्य का पर्याय जड़ कैसे हो सकती बोलो। और तुमको इसमें झगड़ा लगता है तो वहां झगड़ा क्यों नहीं लगता। शुरू से अंत तक उसे जड़ कहते आए, जड़ कहते आए, जड़ कहते आए, और वो निपट गया तो ये क्यों नहीं निपटेगा। शांतिलाल जी तरह समझे ना। अरे वो जड़ कह रहे थे तो चेतन की पर्याय है, और फिर वो जड़ कह रहे हो, चेतन की पर्याय जड़ कैसे हो सकती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि राग तो जड़ रूप है और वो पर रूप है, उस स्वामी से निकाल रहे हैं ना, हमें अपने पर्याय में से नहीं निकालना है। तो बहुत तर्क हैं इसके विरुद्ध कि जो अपने के लिए दुख का कारक होता है उसे अपना नहीं माना जाता, अपने यहाँ पैदा हो करके भी। जो बेटा अपने लिए दुख का कारण बनता है उसके अखबार में निकाल देते हैं, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, जो लेन देन करेगा उसके हम जिम्मेवार नहीं हैं। क्यों जी, यदि वो कमाई करके लाता होता तो फिर लिखता कि ये कमाई करके ले आएगा उसे मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, आज तक किसी ने छापा, क्योंकि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। वो कमाई को तो रख लेता है, वो कर्जा हो तो ये निकालता है क्या, अखबार में निकाल देता है ना कि इसका लेन देन कोई करेगा तो हम जिम्मेवार नहीं हैं। और फिर उसकी पत्नी को, बच्चों को अपने घर में रखता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उसको भी खिलाता पिलाता है। लोग कहते हैं तुम्हारा नहीं, तुम क्यों घर में घुसा रखा है। देखो साहब वो तो अभी कौन करेगा, आखिर है तो अपना ही, तो अखबार में क्यों निकाला। अरे अखबार में तुम्हारे लिए नहीं निकाला, इसने जो कर्जा ले लिया है उसकी जिम्मेदारी से बचने के लिए निकाला है। वो कानूनी खाना की पूर्ति की है। बहुत लोग मेरे पास आने लग गए थे कि इसने कर्जा लिया है, पैसा दो, तो उनसे बचने के लिए निकाला है, मैं नहीं दे सकता हूँ। और उस वक्त भी अब क्या है, बोलो उसका है कि नहीं है। अब है के बीच में जो कछु है सो